डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 41। शौर्य ने जैसे ही मम्मा डैडा सुना उसकी नज़र उस ओर चली गई। उसने वहां देखा तो सामने वही बच्ची खड़ी थी जिसे वह थोड़ी देर पहले मिला था। उसे वहां देखकर शौर्य शॉक हो गया। वह कुछ समझ पाता वह बच्ची गाड़ी से उतरकर विराज की ओर आ गई। डैडा, आर यू ओके? विराज को नीचे देख समर उसके पास जाकर बैठ गई। जैसे ही उसने विराज के चेहरे पर खून देखा तो वह सीधे उठकर गुस्से से शौर्य की तरफ बढ़ गई। हाउ डेयर यू टच माई डैडा, यू आर ए बैड अंकल, आई हेट यू। समर ने गुस्से से अपने नन्हे से हाथों से शौर्य को पंच मारने शुरू कर दिए। शौर्य पर उन पंच का कोई असर नहीं था, मगर जो उसकी बातें थी उससे उसकी धड़कने रोक दी। समर के मुंह से मम्मा डैडा सुनकर शौर्य पूरी तरह से शॉक हो गया। अंबर इज मैरिड। अंबर ने शादी कर ली। हाउ डेयर शी गेट, नो वे, इट कांट बी पॉसिबल। समर की बातें सुनकर वह खुद से बड़बड़ा उठा। शौर्य को यकीन नहीं हो रहा था, ना वो यकीन करने को राजी था, मगर समर के रूप में इतना बड़ा सबूत अपने सामने देख वह उसे डिनाई भी नहीं कर पा रहा था। समर को पैनिक देख विराज ने चैतन्य को उसे वहां से घर ले जाने को कह दिया और वह खुद अपने मुंह से खून साफ कर अंबर की तरफ आ गया। अंबर, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अंबर को चुपचाप खड़े देख विराज ने उसके हाथों को देखना शुरू कर दिया। उसके हाथों में शौर्य के हाथों से बने निशान देखकर वह परेशान हो गया। अंबर और विराज के बीच की ये बॉन्डिंग देख शौर्य का रहा सहा पेशेंस भी चला गया। वह गुस्से से अंबर के सामने जाकर खड़ा हो गया। व्हाट इज ऑल दिस अंबर दीवान, आर यू मैरिड? शी इज योर चाइल्ड राइट, टेल मी शी इज योर डॉटर? प्रश्नवाचक चिन्ह। हाउ कुड यू, यू आर ए सच बिच। अंबर दीवान, मेरी खुशियां छीनकर तुम यहाँ शादियां कर रही हो और बच्चे पैदा कर रही हो। कब से चल रहा था ये चक्कर? हाँ, नाउ आई गॉट इट। मुझसे शादी करना, इनोसेंट होने का दावा करना, सब कुछ एक झूठ था। हमारी शादी भी एक झूठ थी राइट? तुम्हारा तो किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, वरना तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी कैसे पैदा हो जाती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंबर? शौर्य ने गुस्से से अपने आपे से बाहर हो गया। वह इतना गुस्सा था कि उसने अंबर की दोनों बाहें मरोड़ दी। शौर्य अपने सेंस में ही नहीं था, उसे खुद भी पता नहीं था कि वह क्या बोल रहा। उसे जो मन में आया वह गुस्से में बोलता चला गया। शौर्य के गुस्से के बावजूद अंबर शांत थी। उसने ना तो शौर्य के सवालों का जवाब दिया, ना मुंह से एक लफ्ज निकाला, बस चुपचाप अजीब सी नजरों से शौर्य के देखे जा रही थी। अंबर का ये कोल्ड एटीट्यूड देख शौर्य और इरिटेट हो गया। अंबर दीवान, मैंने तुमसे कुछ पूछा, मुझे जवाब दो, वरना तुम जानती हो मैं क्या क्या कर सकता। शौर्य ने गुस्से से एक हाथ से अंबर का चेहरा पकड़ उसने इतनी जोर से पका हुआ था कि उसके चेहरे पर शौर्य की उंगलियों के बड़े बड़े निशान छप गए। शौर्य को अंबर को इस तरह हट करते देख विराज से रहा नहीं गया। वह ना चाहते हुए भी उन दोनों के बीच में कूद गया। हालांकि वह आना नहीं चाहता था, मगर शौर्य की बदतमीजी उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई। शौर्य ठाकुर, लीव हर, यू आर हटिंग। तुम्हें जो बात करनी है आराम से करो, तुम ऐसे बदतमीजी से अंबर से बात नहीं कर सकते। विराज गुस्से से शौर्य की तरफ आ गया। और अगर नहीं छोड़ा तो क्या? हाँ, विराज की धमकी सुनकर तो शौर्य को और गुस्सा आ गया। शौर्य वैसे ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, उस पर विराज का इंटरफेयर उसे और भड़का रहा था। वीर और शौर्य के बीच अग्रेशन देख अंबर ने विराज को इशारे से शांत रहने को कह दिया। उसकी बात सुनकर विराज ना चाहते हुए भी चुप गया। अंबर का इस तरह विराज को चुप कराना और उसका सचमुच में चुप हो जाना देखकर तो शौर्य का खून और खौल गया। वह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर उनके बीच की ये कम्युनिकेशन देखकर तो वह खुद पर कंट्रोल कर ही नहीं सका। शौर्य गुस्से से चिल्ला गया, अंबर दीवान, यू आर रियल बिछानन। खुद से कुछ नहीं बोला जा रहा तो अपने बॉयफ्रेंड या वेवर का सहारा ले रही हो। बट लिसन टू मी केयरफुली, इफ यू थिंक योर बॉयफ्रेंड कैन सेव यू फ्रॉम मी देन फॉरगेट दिस, बिकॉज आई विल नेवर लेट यू इन पीस। आई मेक श्योर कि तुम्हारी हेल्प बना दूं। अगर तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से बच जाओगी तो बिल्कुल नहीं। और रही बात मेरे सवालों की, तो मेरे सवालों का जवाब तो तुम्हें देना ही होगा, आज नहीं तो कल तुम खुद मेरे पास आकर जवाब दोगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। शौर्य वार्निंग देकर गुस्से से वहां से निकल गया। शौर्य को गुस्से से जाता देख अंबर उसे देखते रही। उसने पूरे हंगामे के दौरान कोई जवाब नहीं दिया, बस अजीब सी नजरों से उसे जाते हुए देख वह लेट्स गो कहते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गई। वो दोनों वहां से घर पहुंचे तो समर और चैतन्य उनसे पहले ही पहुंच चुके थे। समर को सरप्राइज करने का उनका जो प्लान था जब शौर्य की वजह से खराब हो गया, अब जब सरप्राइज रिवील हो ही गया था जो उन्होंने उसी में सेलिब्रेशन जारी रखा।
विराज अंबर के वहां पहुंचने तक चैतन्य और उसकी फैमिली पहले ही आई हुई थी। इनफैक्ट डिनर सारा कुछ चैतन्य की मॉम ने ही बनाया था, बस अनुभव अंकल आने बचे थे तो वो भी कुछ देर में आ गए। उनके आते ही बर्थडे का सेलिब्रेशन शुरू हो गया और चैतन्य और समर की मस्ती का भी। शुरू में विराज और अंबर का थोड़ा मूड ऑफ था, मगर उन्हें भी चैतन्य और समर ने अपनी मस्ती में शामिल कर लिया। गाना नाचना मस्ती खत्म होते होते कब रात के 11 बज गए पता ही नहीं चला। बर्थडे खत्म हुआ तो उसे खत्म होने तक समर बहुत थक गई थी, इसीलिए वह खाना वाना खा कर सो गई और साथ में चैतन्य भी अपने कमरे में जाकर सो गया। विराज ने गेस्ट को उनके घर छोड़ने का जिम्मा लिया था तो भी चैतन्य की फैमिली को छोड़ने चला गया। उन सब के जाने के बाद अंबर ने घर में बिखरी चीजें समेटी और सारी साफ सफाई कर वह देर रात गए बालकनी में आकर खड़ी हो गई। देर रात गए घर एकदम सुनसान हो रखा था। समर के बर्थडे के बाद सब जा चुके थे, ज्यादा लोग तो वैसे भी इनवाइट नहीं थे, सिर्फ अनुभव अंकल और चैतन्य की फैमिली इनवाइट थी और वो सब भी डिनर कर जा चुके थे। उन सब के जाने के बाद अंबर बालकनी में आकर खड़ी थी। वह उदास सी आसमान को देखे जा रही थी। उसे ऐसे देख विराज की नज़र उस पर पड़ी तो उसकी ऐसी हालत देखकर वह तड़प उठा, मगर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। वह उसे वहां अकेले देख खामोशी से उसके साथ जाकर खड़ा हो गया। पिछले कई सालों से कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहा हूं पर आज तक नहीं जान पाया अंबर। ऐसा लगता है अगर मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले तो शायद मैं कभी सुकून से सो नहीं पाऊंगा। काफी देर बाद एक लंबी गहरी सांस लेकर विराज ने कहा। विराज की बात सुनकर अंबर अपने ख्यालों से बाहर निकलकर उसकी तरफ पलट गई। उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर वापस पलटकर आसमान की तरफ देखने लग गई। अंबर की इस बेरुखी पर विराज बुरी तरह तड़प उठा। तुम्हारा यही लुक मुझे बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा लगता मुझे पागल कर देगा। जब तुम ऐसे देखती हो तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है, ऐसा लगता है तुम मेरी इस हालत पर मुझे चिढ़ा रही हो। क्या आज के दिन के लिए तुम मुझे ऐसे देखना बंद कर सकती हो? अंबर सिर्फ आज के दिन के लिए, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। विराज अंबर के सामने गिड़गिड़ा उठा। उसने इतने सालों से कभी कुछ कहा नहीं था। ऐसा नहीं था कि अंबर को उसका सच नहीं पता था। 5 साल पहले जब अंबर ने शौर्य से शादी का फैसला किया था, विराज ने रातों रात अमेरिका से इंडिया आकर अंबर के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, मगर अंबर ने उसे यह कर मना कर दिया कि वह शौर्य से प्यार करती है। उसके उस कन्फेशन ने एक झटके में उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए थे। उसे दिल टूटने का जो दर्द हुआ था वह आज भी कहीं सीने में दफन था, उसके प्यार की तरह, मगर ना कभी वह दर्द खत्म हो पाया, ना ही वो प्यार। विराज ने भले अपने टूटे हुए दिल और उस अनरिक्वायर्ड प्यार को कहीं दफन कर दिया था, मगर घाव आज भी ताज़ा थे। वीर, विराज की आंखें नम देख अंबर भी बेबस हो उठी। उसने कभी नहीं चाहा कि उसकी वजह से विराज को इस दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़े। वह अच्छे से जानती थी कि जब किसी से अनरिक्वायर्ड प्यार होता है तो कैसा होता है। पिछले 7 सालों से उसने उस दर्द को सहा था, मगर उस प्यार को भुलाना कभी उसे आया ही नहीं। उसने शौर्य से अनकंडीशनल प्यार किया था और विराज ने उससे, उसे विराज के लिए बुरा लगता था, मगर वह उसे वह प्यार नहीं दे सकती थी जो वह उससे चाहता था, इसीलिए उसे हमेशा उसे इग्नोर करने के लिए मजबूर पड़ता। अम्मू यार, तू बहुत हॉट लेश है। जिस तरह तू मुझे इग्नोर करती है, मन करता है तुझसे नफरत करूं, तेरी कभी शक्ल भी ना देखूं, पर मैं क्या करूं, इस दिल का मैं कर नहीं पाता। अंबर के मुंह से बेबसी से वीर सुनकर विराज की आवाज रुंध गई। वह तो रो पड़ता, मगर उसने मुश्किल से खुद को शांत कर अपनी आंखों में आए आंसुओं को बहने से रोक लिया। पूरे 12 साल अंबर, जब से होश संभाला तब से तुझसे प्यार करता आया हूं, पर तुझे उस आदमी के आगे कभी दिखा ही नहीं। तुझे पता है कितनी तकलीफ होती है मुझे जब मैं आज भी तुझे उस आदमी की वजह से रोते हुए देखता हूँ। मन करता है उस आदमी को मारकर खुद को भी खत्म कर लूं, पर मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं जानता हूँ आज भी कहीं ना कहीं तू उस आदमी से प्यार करती है। अंबर, मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्या है उस आदमी में कि तुझे कभी मेरा प्यार नजर ही आया? विराज की आवाज थोड़ी तेज हो गई। वीर, उसके सवाल सुन अंबर कुछ कह नहीं पाया। ऐसा नहीं था वह जवाब देना नहीं चाहती थी, मगर कुछ घाव ऐसे थे जो वो कुरेदना नहीं चाहती थी। आज कोई वीर नहीं अंबर, सिर्फ जवाब चाहिए, मुझे जानना है मैं क्यों, नहीं सिर्फ वो क्यों। विराज की बातों से अंबर के जहन की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ऐसा क्यों था, वह क्यों शौर्य से प्यार कर बैठी, ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी, मगर शायद एक प्रॉमिस था जिसकी वजह से वह उससे जुड़ी हुई थी। अंबर, जवाब दो। उसे चुप देख विराज ने फिर से सवाल कर दिया। विराज के सवाल पर अंबर ने एक गहरी सांस ले ली और आसमान की ओर देख बोलना शुरू किया। वीर, तुम्हें याद है हमारी भोपाल की ट्रिप? जब हम 12 साल के थे हम दोनों डैड के साथ भोपाल गए थे। हाँ, पर उसका मेरे सवाल से क्या लेना देना? अंबर, अचानक से अंबर के मुंह से भोपाल का नाम सुन विराज ने सवाल दोहरा दिया। उस दिन जिस शख्स की जान मैंने बचाई थी वो शौर्य था। अंबर ने अचानक से धमाका कर दिया। विराज ने जैसे ही यह जवाब सुना वह चौंक गया। उसने दूर दूर तक इमेजिन भी नहीं किया था कि अंबर का जवाब कुछ इस तरह क्या होगा।
हाँ वीर, उस दिन जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो उस एक्सीडेंट से मुझे बचाने वाला शौर्य था। एक तरह से हम दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई थी और उस जान बचाने के बदले उसने बचपने मैं मुझसे से एक वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा और मैंने भी एक वादा किया था कि उसने जो कुछ किया उसका एहसान मैं एक दिन जरूर चुकाऊंगी। वो भले ही बड़े होकर भूल गया पर मैं कभी नहीं भूल पाए। और जानते हो, जब उस दिन मानवी ने मुझसे शौर्य से शादी करने के लिए कहा तो मैं बिना कोई सवाल किए तैयार हो गई, क्योंकि उस दिन शौर्य को मेरी ज़रूरत थी। उसे अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए मेरे डैड के कॉन्टेक्ट और मेरे सपोर्ट की ज़रूरत थी, और इसलिए मैंने सबके खिलाफ जाकर वो फैसला किया। मैं जानती थी वो मुझसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करेगा, पर मैंने प्रॉमिस किया था वीर, और तुम तो जानते हो तुम प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। पर अंबर, क्या सिर्फ एक एहसान चुकाने के लिए तुमने उससे शादी की थी? अंबर की बात पूरी करते हुए विराज ने एक और सवाल कर दिया। नहीं वीर, उससे शादी करने का फैसला भले ही मैंने मानवी की वजह से लिया था, मगर मैं उससे प्यार भी करती थी। 12 साल की उम्र से मेरे मन में उसको लेकर अलग एहसास थे, मगर जानती नहीं थी कि प्यार था या कुछ और। मैंने तो उससे मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुंबई में हमारी इस तरह मुलाकात होगी। जब मानवी ने मुझे पहली बार शौर्य से मिलवाया तो मैं उसे देखकर शौक रह गई थी। मैंने उसे पहचान लिया था पर बता नहीं पाई। उसे देखते ही मुझे पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया, ये जानते हुए भी कि वह मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। मैं उसे लाइक करने लगी, पर मैंने कभी जाहिर नहीं होने दिया, हमेशा खुद तक रखा। मैंने तो हार ही मान ली थी, पर फिर मानवी उसके एक्सीडेंट ने सब बदल दिया। और अब क्या अंबर, क्या आज भी तुम उससे प्यार करती हो? उसकी बात सुनने के बाद विराज ने झट से पूछ लिया। विराज का सवाल सुन अंबर कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और 1 सेकंड तक बंद करने के बाद एकदम से झटके से खोल दी। नहीं, जिस दिन मैंने डाइवोर्स पेपर साइन किए थे, मैं अपन सारा प्यार वहीं उसी जगह दफन कराई। मैंने पूरे 7 साल पूरे शिद्दत से उससे प्यार किया और 1 साल उसकी वाइफ बनकर सब कुछ सहा। पूरी कोशिश की कि वो मुझसे प्यार करे, भले ही थोड़ा सही, मगर मैं हार गई। मैं कभी उसके दिल में जगह नहीं बना पाई। उसकी बेरुखी ने मेरे प्यार को खत्म कर दिया, और जिस दिन उसने मुझसे रिश्ता खत्म किया, मैं अपना प्यार, अपने जज्बात सब खत्म कर आई। अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं, इनफैक्ट किसी के लिए कुछ नहीं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने डैड के कातिलों को सजा दिलाना, मगर उससे पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। वो मुकाम हासिल करना है जहां से मुझे कभी झुकना ना पड़े, और मैं वो हासिल करके रहूंगी, अंबर ने एकदम फ्रेम आंखों से जवाब दिया। अंबर की आंखों में वह जुनून देख विराज ने और कोई सवाल नहीं किया, बस खामोशी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसका यूं बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाना अंबर के लिए बहुत था। नेक्स्ट मॉर्निंग के पेपर में एक नया धमाका था। जैसे ही शौर्य ने पढ़ने के वह पेपर खोला, न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़कर वह गुस्से से गाड़ी की चाबी लिए वहां से निकल गया। एपिसोड 42। कल पूरी रात शौर्य बेहोश था। उसने इतनी ड्रिंक की थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था। एयरपोर्ट से निकलकर शौर्य बहुत गुस्से में था। उसका वह गुस्सा कम, उसकी जलन और अंबर को खो देने का दर्द ज्यादा था। आज तक नफरत में अंधे होकर उसे जिस बात का एहसास नहीं हुआ, आज अंबर और विराज को साथ देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। और हकीकत तो ये थी कि उसने कभी नहीं सोचा था कि अंबर इस तरह मूव ऑन कर लेगी। जो लड़की इस कदर उसके प्यार में पागल थी कि उसके लिए अपना सब कुछ गंवा दिया, आज उसे किसी और के साथ देखकर शौर्य के अहम को ठेस पहुंच रही थी। वह शांत होने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका माइंड पूरी तरह अंबर और विराज के ख्यालों में खोया हुआ था। यहाँ तक कि अपने साथ आए क्लाइंट्स की मीटिंग भी पोस्टपोन कर दी और सीधे मनन और राजवीर को अपने क्लब में आने को कहकर वहां के लिए निकल गया। शौर्य, क्या हुआ है? तूने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? और तेरे हाथों को क्या हुआ है? शौर्य की कॉल पर मनन और राजवीर वहां पहुंचे तो उसके हाथों से बहता खून और सामने अल्कोहल की ढेर सारी बॉटल्स पड़े देख उन दोनों ने एक साथ सवाल किया। मनन दोनों अपने अपने वर्कप्लेस में थे जब शौर्य का उन्हें कॉल आया। पूरे 1 महीने बाद उसकी कॉल देखकर पहले तो दोनों चौंक गए, क्योंकि जब से शौर्य इंडिया से बाहर गया था उन दोनों की उससे बहुत कम बात हुई थी। जब भी वो दोनों कॉल करते शौर्य का फोन ऑफ आता, मगर आज इतने दिनों बाद दोनों को एक साथ कॉल करता देख मनन और राजवीर हैरान रह गए। वह दोनों शौर्य से कॉल पर कुछ पूछ नहीं पाए, क्योंकि शौर्य ने उनके सवालों के जवाब के बजाय सीधे से उन दोनों को अपने उसी पुराने अड्डे पर आने को कहकर फोन कट कर दिया। शौर्य के फोन के बाद जब वो दोनों क्लब पहुंचे तो शौर्य की हालत देख दोनों हैरान रह गए। शौर्य को आधे नशे की हालत में देख दोनों शौर्य कहते हुए उसके सामने जाकर खड़े हो गए। मनन और राजवीर को वहां देख शौर्य अजीब सी स्माइल उनकी तरफ देखने लग गया और बिना कोई जवाब दिए वह फिर से टेबल से गिलास उठाकर पीना शुरू कर दिया और एक सांस में पूरी ड्रिंक खाली कर उसे टेबल पर रख दिया। आओ बैठो, तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो, मेरे साथ ड्रिंक करो। आज मुझे बहुत सारी ड्रिंक करनी है, क्योंकि मुझे आज पूरी रात सेलिब्रेट करना है।
आखिर उसने शादी की है, सेलिब्रेशन तो बनता है ना। शौर्य नशे की हालत में हंसते हुए बड़बड़ा उठा। शौर्य, किसकी शादी है, क्या बात कर रहा है तू, साफ साफ बता हुआ क्या है और तुझे ये चोट कैसे लगी। उसके मुंह से शादी और सेलिब्रेशन सुनकर मनन ने सीधे से सवाल कर दिया। मनन का सवाल सुन शौर्य ने अपने हाथ में पकड़ा गिलास नीचे रख दिया और चेहरे पर अजीब सी मायूसी लिए वह खामोश हो गया। उसने शादी कर ली है, मान उसने किसी और से शादी कर ली, वह ऐसा कैसे कर सकती है, वह किसी और से शादी कैसे कर सकती है। अंबर दीवान, यू कांट डू दिस मी, यू कांट मैरी समवन एल्स, यू कांट। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने जवाब दिया और जवाब के साथ साथ गुस्से से टेबल पर हाथ दे मारा। अंबर ने शादी कर ली। शौर्य के मुंह से अंबर के बारे में सुनकर मनन और राजवीर दोनों शौक रह गए। मनन और राजवीर का सवाल सुन शौर्य ने एयरपोर्ट पर हुआ पूरा वाकया उन दोनों को सुना दिया। जैसे ही मनन और राजवीर ने उसकी बात सुनी, दोनों बुरी तरह से शौक रह गए हैं। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, मगर सब शौर्य ने सारी बातें बताई तो जाकर उन दोनों को यकीन आया। ओह ऑसम मैन, लड़की तो स्मार्ट निकली। मुझे तो लगा था कि वो लड़की भाई के पीछे पड़ी थी, मगर अब पता चला कि उसे आप पर नहीं किसी और पर इंटरेस्ट है। पुआ भाई, वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई कि जब वह जेल में थी तो उन दोनों का बेबी हुआ कब, तुम्हें नहीं लगता ये अजीब है। शौर्य जैसे शख्स को किसी लड़की की वजह से इस हालत में देख राजवीर की हंसी छूट गई। वह बंदा जिसे मानवी के अलावा कुछ नहीं दिखता था, उसे अंबर की वजह से ड्रिल करते देख उसके चेहरे पर मॉकिंग स्माइल आ गई। राजवीर की मॉकिंग स्माइल देख शौर्य को गुस्सा आ गया। वह उस पर बॉटल फेंक कर चिल्ला गया, एफ के ऑफ, गेट आउट फ्रॉम हेयर। अपने जले पर नमक छिड़कता देख शौर्य ने गुस्से से चिल्ला गया। राजवीर, उसकी नॉनसेंस सुनकर मनन ने उसे रोकना चाहा, मगर राजवीर ने उल्टा उसे ही रोक दिया। मुझे चुप कराने से अच्छा भाई को समझा ना, वैसे भी मैं क्या गलत कह रहा हूँ। नहीं, एक बात बता, भाई को क्या फर्क पड़ता है कि वह किसी और से शादी करती है या उसकी बच्ची है या नहीं, ये उसकी लाइफ है, वह जो चाहे कर सकती है। उसने तो भाई से पूछा कि वह कियारा से शादी क्यों कर रहे हैं, फिर भाई को अपनी एक्स वाइफ की शादी का सुनकर इतना बुरा क्यों लग रहा है। वैसे सच कहूँ तो मुझे तो खुशी हो रही है उसके लिए। मुझे लगा था वह लड़की स्टूपिड है, मगर ये जानकर खुशी हुई कि इतनी भी नहीं है, राजवीर ने संजीदगी से कहा। राजवीर की बात सुनकर दोनों गुस्से से राजवीर चिल्ला गए। उन दोनों के मुंह से अपना नाम सुनकर राजवीर हंसता हुआ वहां से बाहर निकल गया। राजवीर के जाने के बाद वहां सिर्फ शौर्य और मनन बचे थे। वो दोनों भी खामोश थे और कहीं ना कहीं राजवीर की बातों में लॉजिक भी था। शौर्य, मुझे भी लगता है राजवीर ने जो कहा उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। मुझे नहीं पता कि जो तू कह रहा है वह कितना सच है, मगर इतना पता है कि कोई ना कोई रीजन होगा अंबर की शादी करने के पीछे। जितना मैं उसे जानता हूँ उससे कह सकता हूँ कि जरूर कोई वजह रही होगी। तू समझने की कोशिश कर और मूव ऑन करने की कोशिश कर कियारा के साथ, क्योंकि तेरी शादी कियारा के साथ होने वाली है, तुझे उसके साथ लाइफ स्पेंड करनी है। थोड़ी देर बाद मनन ने गहरी सांस लेकर उसे समझाते हुए कहा। हालांकि समझाने की कोशिश तो वह खुद जो भी कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंबर की शादी का सुनकर मनन का दिल भी टूटा था, मगर इस वक्त शौर्य को शांत करना ज्यादा जरूरी था। मूव ऑन करने की कोशिश करूं, ये जानते हुए भी कि जिस लड़की की वजह से मैं पिछले 1 महीने से सो नहीं पा रहा था वह किसी और के साथ है। मनन की बात से शौर्य आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पूरे 1 महीने से मैं पागलों की तरह उसके ख्यालों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा था मैं उसे भूल जाऊंगा, यहाँ तक कि मैंने खुद को काम में इतना उलझा लिया था कि मुझे फुर्सत ही ना मिले। मगर जब भी अकेला होता उसका चेहरा मुझे परेशान करता। मैं अपने आप पर काबू खोता जा रहा था। कभी कभी तो खुद को इस हालत में देखकर गुस्सा आता है, फिर भी मैं चाहकर भी उसके बारे में सोचना नहीं बंद कर पा रहा था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि इतनी नफरत के बीच ऐसा क्या है जो मुझे उसके बारे में सोचने में मजबूर कर देता है। मुझे लगता था मैं उससे दूर रहकर भूल जाऊंगा, पर ऐसा लग रहा जैसे उसके ख्याल कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। शायद ऐसा ही रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। आहा अंबर दीवान, तुम मुझे पागल कर रही हो। शौर्य गहरी सांस लेकर चिल्ला उठा। यू नो वह उनकी बेटी भी है। पहली बार जब मैं उससे मिला तो दिल से एक आवाज़ सी आई कि काश मेरी भी एक बेटी होती। यह जानने के बाद भी कि वह किसी और की बेटी है, मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे अंबर पर गुस्सा आ रहा था। वह ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, वह कैसे किसी और से बच्चा कर सकती है। शी सेड शी लव्स मी अ लॉट बट नाउ लुक व्हाट शी इज डूइंग। ऑल वुमेन्स आर लॉयल, यू कांट ट्रस्ट देम, दे ऑल आर एफ जी बिच, आई हेट यू अंबर दीवान, आई हेट यू। शौर्य के दिल में जो आया वह बोलता चला गया। उसके मन में जो गुबार था उसने सब बाहर निकाल दिया था। वैसे ऐसा बहुत कम होता था, शायद से पहली बार था जब उसने अपना दिल खोलकर किसी के सामने रखा, वरना था उसका कोल्ड एटीट्यूड देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होता था।
मनन चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। उसे पहली बार इस तरह देख वह खुद भी हैरान रह गया। वह बचपन से उसे जानता था, उसने कभी शौर्य को इस हालत में नहीं देखा था। वह हमेशा से प्राउड एंड रिच किड था, यहाँ तक कि जब मानवी की डेथ हुई थी वह तब भी इस तरह नहीं कमजोर पड़ा था। मगर आज उसकी ऐसी हालत देख मनन सोच में पड़ गया। उसके चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ गया, उसके चेहरे की स्माइल अजीब सी हो गई। वह गहरी स्माइल लिए शौर्य की तरफ देखने लग गया। You are falling in love with her शौर्य, in fact you are already in love with her, but अफसोस मैं ये देख सकता हूँ तुम नहीं, तुम्हें तो एहसास भी नहीं है तुमने क्या खोया है। काश कि तुम्हें एहसास होता कि तुमने जिसकी कद्र नहीं करते वो किसी और के लिए क्या मायने रखती है। काश तुम मेरी आंखों से देख पाते कि वह कितनी प्रीसियस है शौर्य। जानते हो कभी कभी दिल में तकलीफ होती है ये देखकर कि कोई इतना शिद्दत से तुमसे कैसे प्यार कर सकता है। जलन होती है तुमसे जब उसे तुम्हारे लिए इतना फिक्र करते देखता था। तकलीफ भी होती है, मगर मैं भी जानता हूँ कि वो मेरी कभी नहीं हो सकती, इसलिए मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मगर तुम कब समझोगे इस बात को? मुझे डर है कहीं बहुत देर ना हो जाए शौर्य। पहले ही तुम बहुत बड़ा गुनाह कर चुके हो अंबर को जेल भेजकर। बस उम्मीद करता हूँ कि अब जल्द से जल्द सच तुम्हारे सामने हो ताकि तुम सच्चाई देख सको। शौर्य को नशे की हालत में अंबर का नाम लेते देख मनन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मगर अफसोस कि जिस इंसान के सामने वह अपने दिल का हाल बयान कर रहा था उसे कुछ होश ही नहीं था। वह बेहोश होकर कब का सो चुका था। शौर्य को सोता देख मनन ने शौर्य के ड्राइवर को कॉल कर अंदर आने को कह दिया और ड्राइवर को उसे सेफली घर पहुंचाने को कहकर खुद गाड़ी लेकर निकल गया। तारांकन। नेक्स्ट मॉर्निंग अंबर उठी तो सबसे पहले उसकी नज़र न्यूज़पेपर पर पड़ी, जहां पर उसकी समर की विराज तीनों की फोटो छपी हुई थी, जो कि सिटी की सबसे सेंसेशनल न्यूज बनी हुई थी। यहां तक कि फेसबुक इंस्टाग्राम में भी लोग शेयर कर तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। उस खबर को पढ़कर अंबर का माथा गर्म हो गया। वह अपना सिर पकड़े कमरे से बाहर आ गई। जैसे ही अंबर ने कमरे से बाहर कदम रखा, चैतन्य हाथ में फोन लिए दौड़ता हुआ सामने से आकर उससे टक्कर आ गया। आराम से चिट्टी, कहाँ भागे जा रहे हो? उसे भागता हुए देख अंबर ने गिरते गिरते बचा लिया। आई एम सो सॉरी दी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। अंबर को देख चैतन्य ने हौंफते हुए जवाब दिया। क्या हुआ है? उसे सुबह सुबह हौंफते देख अंबर ने सवाल किया, हालांकि थोड़ा अंदाजा तो उसे देखकर उसे हो ही गया था। दी, आपने न्यूज देखी? ये देखो आपके बारे में क्या छपा है। चैतन्य ने गहरी सांस लेते हुए अंबर के हाथ में फोन पकड़ा दिया। अंबर ने उसके हाथ से फोन लेकर देखा तो सेम वही फोटोज पोस्ट की गई थी जो कि पेपर में छपी हुई थी और नीचे तरह तरह के कमेंट लिखे हुए। वो सारी पोस्ट पर एक नज़र देख अंबर ने चैतन्य को वापस फोन पकड़ा दिया। कांग्रेस दी, आप एक रात में सुपरस्टार बन गए। एक ही रात में लाखों लोगों ने आप तीनों की फोटोज को लाइक और शेयर किया है। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है, आपको पता था जो लोग कुछ महीने पहले हमारे प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे थे वो लोग अब आपके साथ डील करना चाहते हैं। वाव दी, आप तो छा गए। चैतन्य एक्साइटेड होकर एक सांस में चिल्ला गया। उसका चिल्लाना सुन उसने ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया। वह चुपचाप ओके कहते हुए नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई। वह बैठी हुई थी कि डोरबेल बज गई। अंबर नाश्ते की टेबल से उठकर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े शख्स को देखकर वह रिएक्ट करना भूल गई। एपिसोड 43। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी सुबह सुबह तन्वी को दरवाजे पर देखकर अंबर शॉक हो गई। गुड मॉर्निंग अम्मू, तन्वी बिना जवाब दिए चहकते हुए अंबर के गले लग गई। वह कुछ कहती तन्वी वह उसे साइड कर दरवाजे से अंदर आ गई। अम्मू, समर कहाँ है? फाइनली इतने वक्त बाद उसे देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, बताना कहाँ है? तन्वी सोफे पर बैठते हुए बोली। समर से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी, हो भी क्यों ना, वो इतने महीने बाद जो उससे मिल रही थी, इसीलिए एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पिछले 3 साल से तन्वी और विराज ने ही समर को संभाला था। एक तरह से तन्वी और विराज ही समर के मॉम डैड की तरह थे। हालांकि जन्म अंबर ने दिया था, मगर उन दोनों ने उसे पाला था और सबसे बड़ी बात, उन सबकी जान बसती थी समर में। समर सो रही है तनु, वह कल देर रात तक उठी थी ना, ऊपर से इतने घंटों की फ्लाइट, तो थोड़ा थकी हुई है, तू आराम से बैठ, वो उठ जाएगी। तन्वी की एक्साइटमेंट देख अंबर ने जवाब दिया और अपने फ्लैट का दरवाजा बंद कर उसके पीछे हॉल में आ गई। वह जैसे ही हॉल में आए देखा तन्वी कमरे में इधर देख रही थी। उसकी बेसब्री से यहाँ वहाँ देखती नजरों को देख अंबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जिसका तू वेट कर रही है वो यहाँ नहीं है तनु। उसकी बेसब्री देख अंबर उसे टीज करते हुए बोली। तन्वी ने जैसे ही ये सुना उसने नजरें फेर ली। वह एक से हड़बड़ा गई। क्या क्या मतलब तेरा? उसकी ये हड़बड़ाहट देख अंबर की स्माइल और गहरी हो गई। वही जो तू समझ रही है, मगर वो यहाँ नहीं है, वह कल रात ही अपने घर चला गया था, शायद कुछ देर में आ जाएगा, तब उससे मिल लेना उससे। वैसे ये बता ब्रेकफास्ट में क्या खाएगी? मैं ब्रेकफास्ट बनाने ही जा रही थी। उसका शर्माता हुआ चेहरे देख अंबर ने बात पलट दी और उठकर किचन की ओर चले गई।
अंबर के पीछे पीछे तन्वी भी किचन में चले गई और दोनों बचपन की बातें करती हुई नाश्ता तैयार करने में जुट गई। करीब आधे घंटे में उन्होंने हल्का फुल्का नाश्ता तैयार कर लिया। हालांकि दोनों में से अच्छा कुक कोई नहीं था, मगर छोटी मोटी चीजें बनाकर अंबर ने टेबल पर सर्व कर दिया। खाना टेबल पर रख अंबर चैतन्य को आवाज देने के लिए जा ही रही थी कि एकदम से दरवाजे की डोरबेल बज गई। अंबर को लगा दरवाजे पर विराज होगा, इसलिए तन्वी को दरवाजा खोलने को कहकर अंबर चैतन्य के कमरे की तरफ चले गई। इससे पहले कि वह चैतन्य को आवाज देती, दरवाजे पर शौर्य के चिल्लाने की आवाज आ गई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर अंबर चैतन्य को आवाज दिए बिना वहां से दरवाजे की तरफ आ गई। अंबर ने दरवाजा खोला तो सामने गुस्से में शौर्य खड़ा था। उसे इतनी सुबह सुबह अपने घर पर देख अंबर के चेहरे का रंग बदल गया। उसे वहां देखकर वह उससे पूछने को हुई ही थी कि शौर्य ने हाथ में पकड़ा पेपर अंबर की ओर फेंक दिया। वह द हेल इज दिस अंबर दीवान, शौर्य गुस्से से चिल्ला उठा। कल रात के नशे के बाद जैसे ही वह सुबह उठा, पहली खबर उसे अंबर और विराज की मिली। सोशल मीडिया से लेकर सारे अखबारों में उन दोनों की फोटो देखकर वह अपने आप से बाहर हो गया था और उसी का नतीजा था कि वह इस वक्त वहां पर खड़ा था। शौर्य का सवाल सुन अंबर हैरानी रह गई। उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय एक अजीब सी स्माइल आ गई। इनफैक्ट शौर्य के चिल्लाने पर भी उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि वह इंसान किस हक से उससे सवाल कर रहा है। अंबर के चेहरे की वो स्माइल देख शौर्य के चेहरे की डार्कनेस और ज्यादा बढ़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंबर उसके गुस्से का इस तरह जवाब देगी। एक पल के लिए उसके चेहरे पर वो कॉमनेस देख वह खुद भी स्पीचलेस हो गया। हालांकि हकीकत तो वह भी जानता था कि उसे अंबर से सवाल करने का कोई हक नहीं है, मगर उन दोनों की नज़दीकियां, उनकी फोटोज देख वह खुद को रोक नहीं सका। अंबर दीवान, जवाब दो मुझे। अपने चेहरे की घबराहट को छुपाकर शौर्य फिर से उस पर चिल्ला गया, मगर इस बार जवाब कहीं और से आया। क्यों जवाब दे तुम्हारे सवालों का। हो कौन तुम, और किस हक से तुम अम्मू से सवाल कर रहे हो। अंबर के पीछे से अचानक तन्वी हाथ बांधे शौर्य के सामने आकर खड़ी हो गई। तन्वी का सवाल सुन शौर्य की नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। उसने सामने देखा तो राजपूत फैशन इंडस्ट्री की मैनेजर तानिया राजपूत को वहां खड़े देख शौर्य की हैरानगी बढ़ गई। वह तन्वी को वहां देखकर एक सेकंड के लिए हैरान हो गया, पर शौर्य ने अपने फेस पर जाहिर नहीं होने दिया। शौर्य तन्वी को पर्सनली नहीं जानता था, मगर कई बार वह इवेंट्स के दौरान उससे मिल चुका था, इसीलिए उसे अंबर के घर देखकर वह थोड़ा हैरान रह था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तन्वी अंबर की फ्रेंड है। आखिर उसे पता होता भी कैसे, उसने कभी अंबर के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी। उनकी शादी ऐसे हालातों में हुई थी कि ना तो शौर्य के फैमिली वाले शामिल थे, ना अंबर के, यहाँ तक कि तन्वी और विराज भी शामिल नहीं हुए थे। आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया मिस्टर ठाकुर। शौर्य को अपनी ओर घूरते देख तन्वी ने फिर से सवाल कर डाला। मिस राजपूत, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके सवाल का जवाब देना चाहिए। आप अंबर दीवान से क्यों नहीं पूछती कि उनका और मेरा क्या रिश्ता है। तन्वी की क्वेश्चनिंग टोन सुनकर शौर्य ने स्टर्न लुक देते उससे ही सवाल कर दिया। शौर्य का जवाब सुनकर तन्वी और अंबर दोनों शॉक हो गए। दोनों की नजरें हैरानी से एक साथ उसकी ओर मुड़ गई। Seriously, Mr. Thakur, you are really commendable. I mean, I have never seen such seamless person like you. You are businessman. I thought you have some studied, but you really disappointed me. शौर्य की बेशर्मी तन्वी के बर्दाश्त के बाहर थी। उसने डायरेक्टली शौर्य को टॉन्ट कर दिया। तन्वी की इंसल्ट सुन शौर्य के चेहरे का पूरा रंग उड़ गया। वह उसे वार्न करते हुए चिल्ला गया, डोंट क्रॉस योर लिमिट तानिया। मगर तन्वी पर शौर्य की वार्निंग का कोई भी असर नहीं हुआ, उल्टा वह उस पर ही भड़क गई। आई डिडंट मिस्टर ठाकुर, ये इल्ज़ाम लगाने से पहले आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप किस हक से अम्मू से सवाल कर रहे हैं। रिश्ता क्या है आपका उससे। तन्वी के सवाल पर शौर्य खामोश हो गया। कुछ देर बाद सोचकर उसने जवाब देना चाहा, मगर शी इज़ माई के आगे वह कुछ भी नहीं बोल पाया। उसकी चुप्पी देख तन्वी के चेहरे की कड़वाहट और गहरी हो गई। उसने उसी का सेंटेंस दोहरा दिया, शी इज़ योर वाहट मिस्टर ठाकुर। चलिए मैं कंप्लीट कर देती हूँ आपका सेंटेंस। शी इज़ योर एक्स वाइफ। एक्स वाइफ का मतलब तो समझते हैं ना आप। उसकी आवाज़ में गुस्सा और नफरत दोनों भरा था, और आखिर हो भी क्यों ना, उसने इतने सालों से अंबर को दर्द में देखा था। उसकी वजह से अंबर ने जो कुछ सहा था उसकी गवाह वह खुद थी, इसलिए उसका नफरत करना लाजमी था। तन्वी और शौर्य के बीच की बढ़ती लड़ाई को देख अंबर ने तन्वी का हाथ पकड़ लिया। वह उसका हाथ पकड़े उसे रोकने ही वाली थी कि पीछे से आती एक आवाज़ ने उसे चुप करा दिया। मम्मा। पीछे से आती मीठी सी आवाज़ सुनकर अंबर पीछे मुड़ी तो पीछे समर को खड़े देख अंबर के चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ गया। अंबर कुछ रिएक्ट कर पाती या उसे शौर्य के सामने आने से रोकती, उससे पहले ही समर तनु मासी कहते हुए तन्वी की तरफ दौड़ गई।
समर दौड़कर तन्वी के गले लग गई। समर को देखकर तन्वी भी भूल गई कि वह शौर्य के सामने खड़ी थी। उसने बिना कोई परवाह किए समर की ओर बाहें फैलाकर उसे जोर से हग कर लिया। एयरपोर्ट वाली बच्ची को अंबर के घर देख शौर्य शौक रह गया। वह एकटक कभी समर को तो कभी तन्वी की ओर देखता रह गया। उसे देख उसके अंदर एक तूफान सा उमड़ पड़ा। जिस बच्ची को उसने पहली बार में ही पसंद किया था वह अंबर और किसी और की बेटी निकलेगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अंबर का किसी और के साथ होने के ख्याल से ही शौर्य का खून खौल उठा। उसने गुस्से से अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बंद कर ली। शौर्य की इंटेंस नजरें समर के ऊपर देख अंबर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तन्वी के सामने से समर को खींचकर अपने पीछे कर लिया। अंबर समर का हाथ पकड़े घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई। समर बेटा आप अंदर जाओ, आपको तनु मासी से ढेर सारी बातें करनी है ना, तो आप तनु मासी के साथ आपके कमरे में जाओ। शौर्य को अपने सामने देख अंबर ने समर को अंदर जाने को कह दिया और तन्वी को उसके पीछे जाने का कह दिया। हालांकि तन्वी आसानी से जाने को राजी नहीं हुई, मगर अंबर की आंखों में समर को लेकर बेचैनी देख वह बेमन से ओके कहते हुए वहां से चले गई। उनके जाते जी अंबर ने झट से अपार्टमेंट का दरवाजा बंद दिया और शौर्य का हाथ पकड़े वह उसे लेकर वह स्टेयर्स की तरफ बढ़ गई। अंबर ने इतनी अचानक से शौर्य का हाथ पकड़ा कि शौर्य कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया, मगर उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसके पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। अंबर को हाथ पकड़े देख उसकी आंखें बरबस उसके चेहरे पर जाकर ठहर गई। उसका वही खूबसूरत चेहरा, वही उसकी गहरी झील सी आंखें, कुछ भी तो नहीं बदला था सिवाय उसकी मुस्कुराहट के। अंबर को अपने इतने करीब देख शौर्य एक दिल में एक अजीब सी चुभन होने लगी थी। वह एहसास जैसे किसी को खोने का था, हालांकि ऐसा क्यों था वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। अंबर को यूं अपना हाथ पकड़े देख उसने हाथ छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की, उल्टा उसका हाथ पकड़े उसे अच्छा लग रहा था। उसका दिल तो चाह रहा था कि ये सफ़र कभी खत्म ना हो, मगर अफसोस अंबर का मकसद कुछ और ही था। अंबर ने सीढ़ियों पर ले जाकर शौर्य का हाथ छोड़ दिया और गहरी सांस लेकर शौर्य की ओर देखने लग गई। क्या चाहते हो तुम शौर्य? आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। शौर्य वन लास्ट टाइम तुम्हें बता रही हूँ, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और ना मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर क्यों यहाँ आकर तुम तमाशा कर रहे हो। गुस्से से अंबर की आवाज़ ऊंची हो गई। अब तक वह चुप थी क्योंकि उसे शौर्य के साथ बहस में नहीं पड़ना था, मगर समर के आने की वजह से मामला बिगड़ गया। इस डर से कि शौर्य समर की सच्चाई ना जान ले वह पैनिक हो गई। अंबर को अचानक गुस्से में देख शौर्य भी उसे हैरानी से देखता रह गया। एक मिनट पहले उसे शांत देखकर वह खुद हैरान था और एक ही पल में उसे क्या हुआ वह खुद भी नहीं समझ पाया, मगर अपने ऊपर अंबर को चिल्लाते देख वह भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। अंबर आर यू आउट ऑफ योर माइंड? डोंट फॉरगेट कि तुम्हारी जिंदगी अब भी मेरे हाथों में है, और रही बात मेरे तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर करने की, तो एक बात तुम हमेशा याद रखना, मेरी खुशियां छीन लेने के बाद तुम भी खुश रहना डिसर्व नहीं करती, एंड आई विल मेक श्योर दैट कि ऐसा कभी होगा भी नहीं, और इसका पता तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। गुड बाय, सी यू सून। शौर्य अंबर को जवाब देकर गुस्से से वहां से निकल गया। इस बार उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, मगर क्या अंबर को दूर दूर तक भनक भी नहीं थी। एपिसोड 44। शाम के 7 बज रहे थे। अंबर अभी भी ऑफिस में व्यस्त थी। सुबह हुए तमाशे के बाद वह सीधे ऑफिस के लिए निकल गई। इससे पहले कि शौर्य को समर की भनक लगे वह दुगनी मेहनत में जुट गई ताकि कभी जरूरत पड़े तो वह उसका सामना कर सके। चैतन्य, तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम अकेले घर चले जाया करो। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम गाड़ी लेकर जाओ, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगी। चैतन्य के 5वीं बार आवाज देने अंबर की आवाज थोड़ी तेज हो गई। अंबर की चिड़चिड़ी आवाज के बाद भी चैतन्य उसके कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। दी, ये क्या जिद लगा रखी है आपने? एक बार घड़ी की ओर देखो, शाम के 7 बज रहे हैं और लोग इस वक्त घर में होते हैं, ऑफिस में नहीं। और फिर सानी का सोचो ना, वह कल ही तो आए हैं, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अंबर की जिद पर चैतन्य अंबर के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी बात पर अंबर का सिर टेबल पर रखी फाइल से हटकर उसकी ओर मुड़ गया। बहुत बड़ी बातें करने लग गए हो, मगर चिन्नू समझो, बच्चे में नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो और मैं खुद भी यही चाहती हूँ, पर मेरे लिए मेरी बेटी और ये काम दोनों जरूरी है। लाइनों, पिछले कुछ महीनों से हम लगातार काम कर रहे हैं और मिस्टर मनन के साथ डील साइन करने के बाद से हम थोड़ा बहुत स्टेबल भी हो गए हैं, मगर मेरी मंजिल इतनी छोटी नहीं है। मैंने जब ये कंपनी ज्वाइन की थी तो मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, तब भी नहीं और आज भी नहीं है। अगर होता तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन हैं। मैं जानती हूँ मैं आसानी से पैसे कमा सकती हूँ, मगर मुझे वो मुकाम हासिल करना जहाँ खड़े होकर हमें कभी किसी की ज़रूरत ना हो, ताकि फिर कभी कोई शौर्य सिंह राठौर आकर अपनी नफरत में हमें बर्बाद ना कर सके।
अंबर ने एक नफरत भरे लहजे में कहा। उसकी बातों से चैतन्य चुप हो गया। वह समझता था उसके मकसद को, मगर एक भाई के तौर पर उसे ऐसे दिन रात काम में मसरूफ देख उसे उसके लिए बुरा भी लगता था। मगर वह कर भी क्या सकता था जब उसके हर फैसले में साथ खड़े होने की कसम जो खा चुका था। ठीक है, मेरी माँ पर सानी का क्या, उसको क्या कहूँगा जब वो शैतान की पुड़िया सवाल करेगी। चैतन्य ने हथियार डालते हुए पूछा। तुम उसकी फिक्र मत करो, सानी विराज के साथ उसके घर गई है और फिर कल छुट्टी है, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि कल उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। अब जाओ क्योंकि मुझे ढेर सारा काम करना है। अंबर उसे जाने को कहकर फिर अपने काम में उलझ गई। उसे काम में इतना उलझा देख चैतन्य गहरी सांस लेकर कैबिन का दरवाजा बंद कर वहां से बाहर चला आया, मगर जाने से पहले उसने गार्ड वाले को कड़ी निगरानी रखने को कह दिया, क्योंकि अंबर के साथ हुए पिछले हादसों के बाद वह और कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था। चैतन्य के जाने के बाद अंबर काम में इस तरह मसरूफ हुई कि पता ही नहीं चला कि कब रात के 7 से 9 बज गए। काफी देर के बाद उसने घड़ी पर एक नज़र डाली तो घड़ी पर 9 बजे देख उसने थकावट से अपनी आंखों से चश्मा निकालकर टेबल पर रख दिया और गहरी सी सांस लेकर चेयर पर पीछे की ओर आधार लेकर बैठ गई। जैसे ही लेटी, पेट ने भी भूखे होने का एहसास दिलाना शुरू कर दिया। पेट से आती आवाज सुन अंबर फाइल बंद कर उठ खड़ी हो गई। चल बेटा, अम्मू कुछ खा लेते हैं, फिर तुझे मेडिसिन भी तो लेनी है। मेडिसिन से याद आया, कल संडे है और ऑफिस की छुट्टी है, तो मुझे डॉक्टर गुप्ता से अपॉइंटमेंट भी फिक्स करनी होगी। उनकी दी दवाइयाँ भी खत्म होने वाली है। वह खुद से बातें करती हुई अपना कैबिन लॉक कर ऑफिस से बाहर आ गई। अंबर ऑफिस से बाहर आई तो वॉचमैन गेट पर ही खड़ा था। अंबर को बिना गाड़ी के देख उसने एक टैक्सी वाले को रुकवा दिया। अंबर उसे थैंक यू बोलकर टैक्सी में बैठ गई। अंबर टैक्सी में बैठी तो टैक्सी वाले ने 90 के गाने चला रखे थे। टैक्सी में पुराने गाने सुनकर अंबर के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने टैक्सी वाले से चलो भैया कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। रात का वक्त और उस पर पुराने गानों ने अंबर की पूरे दिन की थकान दूर कर दी। सालों बाद अंबर जैसे अपने अतीत के गलियारों में आकर खो गई। शौर्य के उसकी जिंदगी में आने से पहले ऐसा ही तो सुकून था उसकी जिंदगी में। सिर्फ वो और उसके पापा, भले ही परिवार छोटा था मगर सब कुछ तो था उसके पास, और सबसे ज्यादा तो उससे दिलो जान से ज्यादा प्यार करने वाले उसके पापा, जो दिन भर की ऑफिस की थकान के बाद भी उसके लिए अपना वक्त निकाल ही लेते थे। इसी तरह अक्सर दोनों दिन के बाद आइसक्रीम खाने निकल जाया करते थे, कभी बीच के किनारे तो कभी शहर से दूर सुकून की तलाश में, मगर अब शायद वो सुकून नहीं था। आज बहुत लंबे अरसे के बाद जाकर वैसा ही एहसास हो रहा था, मगर वह अधूरा था। पापा की याद ने अंबर की आंखें फिर नम कर दी। उसने अपनी आंखों के कोरों में आए आंसू पोंछकर अपनी आंखें खोल दी। भैया किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोकना, अंबर ने अपनी ही धुन में गुनगुना रहे ड्राइवर को कहा और फिर से गाड़ी से बाहर देखने लगी। अंबर के जवाब में ड्राइवर जी मैडम कहते हुए वापस से गाने गुनगुनाने में बिजी हो गया। करीब 15 से 20 मिनट बाद जाकर उसने एक रेस्टोरेंट के आगे जाकर गाड़ी रोक दी और गाड़ी का म्यूजिक बंद कर अंबर को आवाज दे दी। मैडम ये होटल चलेगा क्या? ये ज्यादा बड़ा तो नहीं है पर यहाँ खाना अच्छा मिलता है, 1-2 बार मैं भी आया हूँ, उसने पीछे मुड़कर कहा। उसकी बात पर अंबर ने अपनी नजरें बाहर सड़क से उसकी तरफ मोड़ दी। जी थैंक यू भैया। अंबर उसका बिल पे कर गाड़ी से उतर गई। गाड़ी वाला आदमी खुशमिजाज था। अंबर के मुंह से थैंक यू सुनकर उसने भी प्यार से थैंक यू में जवाब दिया और गुड डे मैडम कहकर उसने अपनी टैक्सी मोड़ दी। उसको जाते देख अंबर भी रेस्तरां की तरफ बढ़ गई। वह अंदर गई तो जैसा कि उस गाड़ी वाले ने कहा वैसा ही था। वह ज्यादा बड़ा तो नहीं था मगर खाने की खुशबू अच्छी आ रही थी। खाने की खुशबू ने अंबर की भूख सदीद और बढ़ा दी। उसने मेन्यू में फूड आइटम देख 2-4 चीजें ऑर्डर कर दी और खाने का इंतजार करते हुए वह किनारे की टेबल पर जाकर बैठ गई। अंबर जैसे ही बैठी उसे समर का ख्याल आ गया। उसने विराज से समर का हालचाल पूछने का सोचकर उसका नंबर डायल कर दिया। विराज का नंबर डायल तो हुआ मगर कॉल कनेक्ट नहीं हुई। 2-3 बार ट्राई करने के बाद जाकर कनेक्ट हुई पर उस पर भी दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। लगातार 4-5 बार कॉल करने के बाद जाकर फ़ोन रिसीव हुआ। हेलो वीर, कहाँ हो तुम और ये तुम्हारे पीछे इतना शोर क्यों है? विराज के हेलो के साथ साथ पीछे से आ रही आवाज़ें सुन अंबर ने सवाल किया। अंबर, मैं क्लब नाइट हेवन में हूँ, तुम यहाँ आ सकती हो क्या? दूसरी तरफ से शोर के बीच विराज ने चिल्लाते हुए कहा। वीर, तुम मुझे बताओगे तुम इस वक्त क्लब में क्या कर रहे हो? अंबर, पहले तुम यहाँ आओ फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ, प्लीज जल्दी आओ। अंबर के सवाल के बदले विराज ने जवाब दिया और साथ ही फोन भी कट कर दिया। विराज का कॉल कट होते देख अंबर फोन की तरफ देखते रह गई।
कुछ देर बाद उसने अपना पर्स उठाया और एक चिट सॉरी लिखकर खाने का बिल टेबल पर रख वह वहां से बाहर आ गई। तारांकन क्लब ब्लू हेवन के प्रेसिडेंशियल एरिया में शौर्य, मनन और राजवीर लॉबी में बैठे हुए थे। दरअसल तीनों पिछले 1 घंटे से वहां बैठे अनुज के आने का इंतजार कर रहे थे। वैसे तो वह आए तो शौर्य की वजह से थे, मगर राजवीर अपनी ही एंजॉयमेंट में लगा हुआ था, जबकि मनन अपने किसी काम में बिजी थी। सिर्फ शौर्य बैठा बेसब्री से बार बार घड़ी देखता हुआ अनुज के आने का वेट कर रहा था। दरअसल लास्ट टाइम शौर्य ने अंबर की सारी सच्चाई पता लगाने की बहुत कोशिश की थी, मगर कुछ भी नहीं पता चला था। इसीलिए इस बार उसने अंबर की सच्चाई पता लगाने के लिए एक टॉप डिटेक्टिव को हायर किया था और आज उसी से मिलने के लिए वो लोग क्लब पहुंचे थे। शौर्य, मुझे नहीं लगता कि इस डिटेक्टिव से कुछ फायदा हो पाएगा। मुझे लगता है जो अनुज ने कहा उस बात में दम है। कोई तो है जो अंबर का सच बाहर नहीं आने देना चाहता है। अब बात सोचने की ये है कि वो ऐसा करके अंबर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर ऐसा कुछ है जो वो हमें जानने नहीं देना चाहता है। तुझे क्या लगता है? मनन ने एक नज़र शौर्य की ओर देख सवाल किया, जो अभी भी हाथ में खाली गिलास लिए अपनी ही धुन में खोया हुआ। उसे ये तक एहसास नहीं था कि उसका गिलास खाली था। मनन के सवाल पर शौर्य ने कोई रिएक्ट नहीं किया, मगर राजवीर के चेहरे पर एक तिरछी सी स्माइल आ गई। वह अजीब से मुस्कुराते हुए अपनी गोद में बैठी लड़की के बालों में हाथ फिराने लगा। जोर शायद, पर मुझे फिलहाल अंबर के अतीत के बारे में जानने से ज़्यादा दिलचस्पी इस बात की है कि उसका और द फेमस बिजनेसमैन विराज सिन्हा के बीच रिश्ता क्या है। जिस तरह वो दोनों एक दूसरे के करीब है, उससे तो लगता कि जो खबर अखबार में छपी थी वो सच है। तुम दोनों को क्या लगता है? राजवीर ने क्यूरियोसिटी से नीचे डांस फ्लोर कुछ जाने पहचाने चेहरों को देख कहा। उसकी नज़रें नीचे डांस फ्लोर पर थी। उसे इतनी दिलचस्पी से नीचे देखते देख शौर्य और मनन की नज़रें भी उस तरफ मुड़ गई और सीधे जाकर भीड़ में खड़े एक चेहरे पर जाकर ठहर गई। अंबर। शौर्य और मनन दोनों के मुंह से एक साथ आवाज निकली। उन दोनों के मुंह से एक साथ अंबर का नाम सुनकर राजवीर की स्माइल और गहरी हो गई। एकदम से उसकी दिलचस्पी अपने साथ बैठी लड़की से ज्यादा उन दोनों के रिएक्शन पर चली गई। वह उस लड़की और जाने को कहकर वहां से उठकर चला गया। राजवीर को नीचे जाते देख वो दोनों भी उठकर उसके पीछे पीछे चले गए। वो तीनों नीचे पहुंचे तो पहुंचते ही उनके कानों में कियारा की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लग गई। डोंट यू हियर मी, थ्रो दिस गर्ल आउट ऑफ हियर। कियारा खड़ी पागलों की तरह क्लब के स्टाफ पर चिल्ला रही थी। कियारा का चिल्लाना सुनकर म्यूजिक कब का बंद हो चुका था। दरअसल पिछले आधे घंटे से कियारा ये तमाशा किए जा रही थी। पहले उसने अंबर पर चोरी का आरोप लगाया, जब चोरी साबित नहीं हुई तो वह अंबर को वहां से बाहर फिकवाने की डिमांड करने लग गई। कियारा पिछले कई दिनों से अंबर को लेकर पागल हुई पड़ी। अंबर को मारने की उसकी 2 कोशिशें बेकार चली गई और अंबर के आने के बाद से शौर्य ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया था। जब भी वह बात करने की कोशिश कर रही थी, शौर्य उससे बिजी हूं कहकर पीछा छुड़ा लेता। वह शौर्य के करीब जाने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, मगर शौर्य उसे इग्नोर किए जा रहा था। उस पर कम था कहने को अंबर और विराज की फोटो, जो उनकी हर तरफ चर्चाएं सुनकर कियारा जलन और गुस्से से पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा था। आज भी बड़ी मुश्किल से कियारा शौर्य का पता लगाकर उसे यहाँ ढूंढते हुए आई थी, यह सोचकर कि वह शौर्य के ड्रिंक को स्पाइक उसके करीब जाने की कोशिश करेगी, मगर अंबर ने आकर उसका सारा प्लान फेल कर दिया। आधे घंटे पहले विराज की कॉल के बाद अंबर खाना पीना छोड़कर सीधे वहां से क्लब के निकल गई, मगर वह क्लब पहुंची तो वहां विराज का कोई नामो निशान नहीं था। अंबर ने विराज का कॉल ट्राई किया पर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। विराज का फोन बंद देख अंबर उसे ढूंढते हुए अंदर चले गई। हे भगवान, ये वीर कहाँ रह गया है? अब इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूं इसे? इतनी भीड़ में वीर को ढूंढना मतलब रेत में से सिक्का ढूंढने जैसा है। ओह गॉड प्लीज हेल्प मी, अंबर खुद से बड़बड़ाते हुए काउंटर बार में पूछने चली गई। अंबर ने वहां पूछा, मगर उसे वहां से ज्यादा कुछ नहीं पता चला। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि विराज किसी सेलिब्रिटी के साथ वहां पर था, मगर फिर चला गया। बार काउंटर वाले की बात सुनकर अंबर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे एक लड़की ने रोक दिया। उसने उसके फोन पर विराज की फोटो देखी तो उसने बताया कि उसने विराज को मेंस लू की तरफ जाते देखा था। उस लड़की की बात सुनकर अंबर विराज को ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ चले गई। अंबर मेंस लू में तो जा नहीं सकती थी, इसीलिए उसके पास बाहर इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने 5-10 मिनट वहां वेट किया, मगर जब उसे विराज फिर भी नहीं दिखा तो वह वहां से वुमेन्स लू में चली गई। वुमेन्स लू में कियारा अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी। उसने अंबर को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक पल में बीते दिनों की सारी नफरत उसकी आंखों में उतर आई। ओह लुक हु इज हियर अंबर। अंबर को देखते ही कियारा टॉन्ट करने लगी। अंबर ने कियारा की आवाज सुनी तो वह भी चौंक गई।
उसने पीछे कई दिनों से कियारा को नहीं देखा था। पिछले दिनों में वह काम में इतना उलझी थी कि कियारा को भूल गई थी। हालांकि अंबर ने उसने उस दिन हुए हादसे का पता लगावा लिया था। वह जानती थी कि कियारा ने वो सब किया था, मगर काम की वजह से उसने कियारा के मामले को कुछ वक्त के लिए टाल दिया था। मगर ऐसा नहीं था कि वह उसे भूल गई थी। कियारा को वहां देख अंबर के चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए, मगर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। अंबर को इग्नोर करते देख कियारा का चेहरा गुस्से सातवें आसमान पर चढ़ गया। अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती होते देख उसने ना आव देखा ना ताव गुस्से से अंबर के ऊपर पानी डाल दिया। वो तो अच्छा था कि अंबर ने उसे पहले ही देख लिया था और उसके डालने से पहले ही वह डॉच हो गई और सारा पानी फर्श पर जाकर गिरा। मगर उसने जो किया उससे अंबर का कंट्रोल किया हुआ गुस्सा बाहर आ गया। अंबर ने गुस्से ने कियारा का हाथ पकड़ा और उसे उसी पानी वाले फर्श में पटक दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि कियारा कुछ समझ ही नहीं पाई। जब तक उसे समझ आता अंबर अपना हाथ धोकर वहां से बाहर आ गई। अंबर के जाने के बाद कियारा की दोस्तों ने कियारा को नीचे से उठाया। सबके सामने अपनी इस बेइज्जती को देख कियारा पूरी तरह पागल हो गई। उस पर अंबर के पटकने की वजह से कियारा के पास से ड्रग की शीशी भी गिरकर टूट गई और कियारा का सारा प्लान फेल हो गया। कियारा गुस्से से अंबर को बुरा भला कहते हुए उसे ढूंढने लग गई, मगर उसे कहीं भी वह नहीं मिली। यहाँ तक कि कियारा ने पैसे देकर कुछ आदमियों को भी अंबर को ढूंढने में लगा दिया। करीब 15-20 मिनट बाद जाकर कियारा को अंबर मिली, पर इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ 2 लोग और थे जिनको वह बहुत अच्छे से जानती थी, द वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन विराज सिन्हा और उसके साथ में वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी आकर्ष था। उन दोनों को अंबर के साथ देखकर कियारा की जेलसी और बढ़ गई। वह अपने आदमियों और दोस्तों के साथ अंबर को तरफ चले गई। कियारा से पंगा होने के बाद अंबर का मूड बहुत ऑफ हो गया था। वह सब कुछ छोड़कर जाने ही वाली थी कि उसे विराज और आकर्ष दिख गए। उन दोनों को वहां देखकर अंबर उनकी ओर चले गई। अंबर उनसे मिली तो जाकर पता चला कि सारा स्यापा आकर्ष की वजह से फैला हुआ था। द आकर्ष सिन्हा को किसी लड़की ने ना बोल दिया था और उसका रिजेक्शन बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसीलिए उसने क्लब में आकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। उसका हंगामा देख क्लब वाले बेचारों ने परेशान विराज को कॉल कर दिया। अपने भाई की हंगामा करने की खबर सुनकर विराज उसे वहां बचाने चला आया, मगर उसके लिए भी आकर्ष को हैंडल करना मुश्किल हो गया और मजबूरन उसे अंबर को बुलाना पड़ा, क्योंकि दुनिया में वह इकलौती ऐसी शख्स थी जिसकी बात वह कभी नहीं टालता था। अंबर दीवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? कियारा गुस्से से आकर फिर से अंबर से उलझ गई। कियारा की आवाज़ सुनकर अंबर के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसे लगा था उसने कियारा से पीछा छुड़ा लिया है। कम से कम एक बार ज़मीन की मिट्टी चाटने के बाद वह दोबारा उसके पास नहीं आएगी, मगर वह भूल ही गई कि कियारा जैसी बेशर्म इंसान इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। हे भगवान, क्या मुसीबत है क्या? अपने कानों में कियारा की गंदी सी आवाज़ सुनकर अंबर उसकी तरफ पलट गई। अंबर की कोल्ड नजरें अपने चेहरे पर देख कियारा एक पल के लिए सकपका गई, पर अगले ही पल उसने अपने आप को कंपोज कर रोती हुई शक्ल बना दी और अपने हाथ में लगी चोट का बहाना कर क्लब के मैनेजर के सामने तमाशा करने लग गई और अंबर को बाहर फिकवाने को जिद करने लग गई। शौर्य, मनन और राजवीर वहां आए तो तब तक कियारा का ड्रामा जारी था। उसे हंगामा करते देख शौर्य ने उसकी ओर एक नज़र भी नहीं देखा। उसकी नज़रें तो वहां खड़े सिर्फ एक शख्स पर थी, मगर अंबर ने उसे पलटकर भी नहीं देखा। वह एकदम काम एंड कंपोज खड़ी थी, जैसे उसके सामने कियारा चिल्ला नहीं बल्कि म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रही हो। उसकी ये कामनेस देख राजवीर और मनन भी हैरान रह गए। उनमें से किसी ने भी कियारा को नहीं रोका। तीनों खड़े इंतजार कर रहे थे कि अंबर का क्या रिएक्शन आता था। उसकी कामनेस देख उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उन तीनों के साथ साथ विराज भी शांत था, मगर कियारा की बदतमीजी से आकर्ष का पारा हाई हो गया। अपनी आंखों के सामने किसी लड़की को अपनी प्रिंसेस के ऊपर चिल्लाते देख वह गुस्से से अंबर को पीछे कर कियारा के सामने आकर खड़ा हो गया। Who the hell is this bitch? How dare she talk to my princess like this? Manager, throw out these people from here right now or else I will throw you out of here tomorrow morning. आकर्ष गुस्से से मैनेजर पर चिल्ला गया। आकर्ष का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वहां खड़े सारे लोग सिहर गए, यहाँ तक कि मैनेजर के भी पसीने छूट गए। वह सॉरी बोलता हुआ आकर्ष के सामने आकर बैठ गया। आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे मत निकालिए, मैं अभी इन सबको बाहर फिकवाता हूँ। मैनेजर नीचे बैठा गिड़गिड़ा उठा। कियारा के दोस्तों ने जैसे ही यह सुना वह फिकवाने से पहले ही एक एक कर चुपचाप वहां से निकल गए। सिर्फ कियारा गुस्से से वहां खड़ी थी। एकदम से सिचुएशन में इतना ड्रास्टिक चेंज देखकर वह शॉक में थी। उसे लगा था मैनेजर और वहां खड़े सारे लोग उसका साथ देंगे। उसकी चोट और एक्टिंग देखकर वो लोग अंबर को धक्के मारकर बाहर निकलेंगे, मगर सिचुएशन उस पर ही उल्टी पड़ गई।
कियारा गुस्से से जाने के लिए पलटने ही वाली तो कि उसकी नज़र भीड़ में खड़े शौर्य पर पड़ गई। शौर्य को वहां देख कियारा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह रोते हुए शौर्य की तरफ दौड़ गई। एपिसोड 45। शौर्य, थैंक गॉड तुम आ गए हैं। ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और यहाँ का स्टाफ भी इनका ही साथ दे रहा है। इस अंबर दीवान ने तो मुझे धक्का भी दिया, फिर भी कोई इसे कुछ नहीं कह रहा है। तुम इन सबको अभी यहाँ से बाहर फेंको। शौर्य का हाथ पकड़े कियारा रोने लग गई। कियारा के रोने का शौर्य पर कोई भी असर नहीं था, ना ही उसे कियारा को चुप कराने में इंटरेस्ट था। जब से उसने अंदर एंटर किया उसकी नज़रें अंबर पर थी, जो इस वक्त भी आकर्ष और विराज के बीच में खड़ी थी। उन दोनों ने उसे इस तरह प्रोटेक्ट किया हुआ था जैसे वह कोई कीमती चीज़ हो और उस पर कम था। कहने के लिए आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। पहले विराज और अब आकर्ष को अंबर के इतने करीब देख शौर्य को जलन हो उठी। शौर्य को इस तरह अंबर की ओर घूरते देख कियारा के चेहरे का सारा रंग उतर गया। उसे लगा था शौर्य उसके लिए स्टैंड लेगा, मगर स्टैंड लेना तो दूर, अब तक शौर्य ने उसकी ओर एक नज़र देखा तक नहीं था। उसे अंबर की ओर इतनी इंटेंस नज़रों से देखते देख कियारा गुस्से और जलन से भर उठी। वह अपना रोना बंद कर गुस्से से मैनेजर के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैनेजर, देख क्या रहे हो, बाहर करो इस अंबर दीवान को। अब क्या तुम्हें दोबारा कहना पड़ेगा ये क्लब मेरे फियोंसे शौर्य ठाकुर का है, तो अभी के अभी इनको यहाँ से फेंको वरना इनके साथ तुम्हारी भी नौकरी जाएगी। शौर्य की चुप्पी देख कियारा ने खुद ही ऑर्डर दे दिया। कियारा के लिए भी अंबर को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसका बस चलता तो वह पहले ही बाहर फिकवा चुकी होती, मगर उसके बस में नहीं था। शौर्य की आंखों में अंबर को लेकर इमोशंस देख कियारा को अपने लिए डर लगने लग गया। उसकी बात सुन मैनेजर और स्टाफ सब उसकी तरफ देखने लग गए। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि वह क्या बकवास कर रही थी। वो सब बेचारे उसे इतनी देर से सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि वह शौर्य के साथ थी, वरना अपने ही बॉस के खिलाफ इतनी बकवास करने वाले को वह कब के बाहर का रास्ता दिखा चुके होते। मैनेजर और वहां के स्टाफ को चुप देख कियारा गुस्से से तिलमिला उठी। अपना ड्रामा फेल होता देख वह अपने हाथ में लगे चोट का बहाना कर अंबर को ब्लेम करते हुए फिर से रोने लग गई। उसका ये ड्रामा देख वहां खड़े सब लोग शॉक रह गए। मनन, राजवीर, यहाँ तक कि खुद शौर्य भी। 2 मिनट पहले कियारा अच्छी खासी चिल्ला रही थी, मगर अगले ही पल उसे इतनी जबरदस्त एक्टिंग करते देख सब लोग स्पीचलेस हो गए। अंबर के लिए तो अच्छा ही था, उसके बिना कुछ किए ही कियारा ने अपनी असलियत सबके सामने लाकर रख दी। जो लोग थोड़ी देर पहले उसकी साइड ले रहे थे उसका ड्रामा देख वो लोग भी हैरान रह गए। उसके उस ड्रामे को देखकर सिंपैथी तो दूर की बात, किसी ने उसे नीचे से उठाने की कोशिश तक नहीं की। कियारा का ये जबरदस्त एक्ट देख अंबर तक स्पीचलेस हो गई, पर उसने ना तो कियारा रोकने की कोशिश की ना ही खुद को डिफेंड करने की, उल्टा मॉकिंग स्माइल लिए आराम से ड्रामा एंजॉय करने लगी। उसका ये स्टूपिड एंड डम एक्ट देख वह खुद भी सरप्राइज थी कि कोई इंसान इतना भी बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। सबकी नज़रों में अपने लिए ऐसे रिएक्शन देखने के बाद भी कोई कैसे कॉन्फिडेंट रह सकता है, वो भी जब वह किसी और की प्रॉपर्टी में खड़े होकर उसे ही बाहर फिकवाने की बात कर रहा हो। अंबर के चेहरे पर कियारा के लिए मॉकिंग स्माइल देख शौर्य के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। कियारा को इस तरह अपने आप को एम्बेरस करते देख शौर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक हाथ से कियारा का हाथ पकड़ा और इनफ चिल्लाते हुए उसे झटके से नीचे से उठाकर खड़ा कर दिया। शौर्य के इनफ चिल्लाने से सबके चेहरों की स्माइल गायब हो गई। सब लोग एकदम चुप हो गए, यहाँ तक कि अंबर के चेहरे की स्माइल भी गहरी हो गई। इतना सब के बाद भी कियारा के लिए स्टैंड लेते देख वह भी हैरान रह गई। सबसे ज़्यादा हैरानी तो कियारा को हुई आज पूरे शाम जो हुआ उसके बाद। तो उसे लगा था शौर्य उसके लिए स्टैंड नहीं लेगा, मगर अचानक से सबके सामने उसे अपने लिए स्टैंड लेते देख वह सरप्राइज रह गई। कियारा के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो गई। शौर्य, आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि मेरी इम्पोर्टेश है, अब उस अंबर को दिखाती हूँ कि उसने किससे पंगा लिया है। कियारा मन ही मन खुश होते हुए शौर्य के गले से झूल गई। उसने अपने दोनों हाथ शौर्य के गले में डाल दिए और उसके गले में झूलते हुए वह सबके सामने उसके गालों पर किस करने लग गई। पर इससे पहले कि उसके होंठ शौर्य के गालों को छूते थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। थप्पड़ की आवाज़ से सबने उनकी ओर देखा तो कियारा नीचे जमीन पर थी और उसके गाल पर थप्पड़ का निशान था जो पूरी तरह लाल हो चुका था। कियारा, स्टे इन योर लिमिट्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की? डोंट फॉरगेट तुम कौन हो और तुम्हारी क्या औकात है। शौर्य के थप्पड़ की गूंज के साथ उसके चिल्लाने की आवाज़ गूंज उठी। शौर्य के थप्पड़ से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान रहे कि अचानक हुआ क्या, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए वाला ड्रामा चल रहा था। 2 मिनट पहले सबको लगा था कि शौर्य ठाकुर अपनी फियोंसे को बचा रहा है और 2 मिनट बाद का सीन ही कुछ और था। शौर्य और कियारा के इस ड्रामेटिक सीन ने तो अंबर तक को कंफ्यूज कर दिया।
शौर्य का जोरदार थप्पड़ खाकर कियारा तो सदमे में ही चली गई। कुछ सेकंड बाद उसे जाकर रियलाइज हुआ तो वह रोने लग गई, मगर उसका रोना सुनने के लिए वहां कोई नहीं बचा। शौर्य वहां से पहले ही बाहर चला गया था और उसके साथ साथ मनन और राजवीर भी। हालांकि जाने से पहले राजवीर कियारा को टॉन्ट कर कह भी गया कि वह अपना ड्रामा बंद करे, पर कियारा तो कियारा थी, उसका रोना अब भी चालू था। शौर्य के जाते ही बाकी लोग भी वहां से चले गए, सबने कियारा को नजरअंदाज कर दिया। अंबर ने भी एक नज़र उसकी ओर देखा और स्माइल करते हुए वह विराज और आकाश के साथ वहां से बाहर आ गई। अम्मू यार, क्या लड़की थी वो? वैसे तूने बताया नहीं वो कौन थी? क्लब के बाहर आते ही आकाश मस्ती करते हुए अंबर के कंधे पर हाथ रख झूलने लग गया। क्यों, पसंद आ गई क्या? उसका सवाल सुन अंबर से झट से नहले पर दहला मार दिया। अंबर का जवाब सुन विराज की हंसी छूट गई और बेचारे आकाश की खांसी उसने ना मैं सर हिलाते हुए अपने कान पकड़ लिए। मुझे माफ कर दे मेरी माँ, मैं बस मजाक कर रहा था, ऐसी डायन मुझे नहीं चाहिए, जिसकी है वह उसके पास ही रहने दे। आकाश का ड्रामा देख अंबर की भी हंसी छूट गई। वह जैसे ही हंसते हुए वहां से पार्किंग एरिया में पहुंची, वहां खड़े शख्स को देखकर अंबर के चेहरे की स्माइल फिर गायब हो गई। अंबर के चेहरे की स्माइल गायब होते देख शौर्य के चेहरे की कोल्ड एक्सप्रेशन और कोल्ड हो गए। एक सेकंड पहले वह दोनों के साथ खुलकर मुस्कुरा रही थी, उन्हें साथ हंसते देख उसे जलन हो उठी। इतने सालों बाद उसे ऐसे खुलकर स्माइल करते देख उसके चेहरे पर भी हल्की स्माइल आ गई। मगर जैसे ही अंबर ने उसे देखा उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अंबर को ऐसे रिएक्ट करते देख शौर्य के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। अंबर का ऐसा बर्ताव देख शौर्य गुस्से से अंबर के सामने जाकर उसका रास्ता रोके खड़ा हो गया। अंबर दीवान, तुम आज भी नहीं बदली। एक बात बताओ, तुम हमेशा से इतनी कैरेक्टरलेस हो या अब जाकर बनी? होने को तुम्हारी शादी हो चुकी, एक बेटी है, उसके बावजूद तुम लोगों सामने इस लड़के से फ्लर्ट कर रही हो, और वो भी अपने पति के सामने। मानना पड़ेगा, वैसे मुझे नहीं पता था तुम इसमें भी टैलेंटेड हो। मुझे तो लगा था तुम्हें धोखा देना और लोगों को जान से मारना ये सब आता है, मगर तुमने तो एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया अपनी असलियत दिखाकर। तुम हमेशा से ऐसी ही मक्कार हो, ये तो मैं जानता था, मगर मैं ये देख के हैरान हूँ कि तुम जैसी लड़की में मिस्टर सिन्हा को नजर क्या आया? क्योंकि मैंने तो सुना कि आप एक राइटियस पर्सन है मिस्टर सिन्हा। शौर्य जलन और गुस्से में जो मुंह में आया बोलता चला गया। शौर्य को अंबर के लिए इतनी बकवास करते देख आकाश और विराज दोनों का खून खौल उठा। वो दोनों तो गुस्से में शौर्य का मुंह तोड़ देते, मगर अंबर ने उन्हें रोक दिया। ऐसा नहीं था कि शौर्य की बकवास से उसका खून नहीं खौल रहा था, पर इतने साल जेल में रहने के बाद, वहां के लोगों की गालियां मारपीट सहने के बाद उसे लोगों की बकवास सुनने की आदत हो चुकी थी, इसलिए वह चुप खड़ी थी। अंबर को उन दोनों का हाथ पकड़े देख शौर्य का रहा सहा कंट्रोल भी खत्म हो गया। जलन के मारे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वह अंबर से विराज की ओर पलट गया। मिस्टर सिन्हा, आपने बताया नहीं कि आप इतने खुले विचारों के हैं कि आपकी आंखों के सामने ही आपकी बीवी किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही है और आप शांत हैं। कोई और आदमी होता तो अब तक उसका खून खौल चुका होता, पर आप शांत हैं। ये आपकी की ही बीवी तो है ना, या फिर शेरिंग की? शौर्य की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर आ पड़ा। डोंट यू डेयर मिस्टर राठौर, कोई आपको रोक नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंबर के बारे में जो मुंह आया बोलते चले जाएंगे। वह जवाब नहीं दे रही क्योंकि वो आपके मुंह नहीं लगना चाहती, पर उसे इस तरह इंसल्ट करने का हक आपको नहीं है। अम्मू और मेरा क्या रिश्ता है? ये मेरा और उसका मामला है। आप अपनी फ्योसे पर फोकस कीजिए जो बेवजह यहाँ पर तमाशा कर रही है। विराज ने गुस्से से शौर्य का कॉलर पकड़ लिया। विराज को गुस्से में देख अंबर हैरान रह गई, यहाँ तक कि आकाश भी। उन दोनों ने आज से पहले कभी विराज को इतना गुस्से में नहीं देखा था कि वह किसी पर हाथ उठाए। इनफैक्ट वहां मौजूद सब लोगों में शायद वह सबसे ज्यादा शांत इंसान था, मगर पहली बार उसे गुस्से में देख वो दोनों भी हैरान रह गए। कुछ देर तक तो वो दोनों रिएक्ट करना ही भूल गए। कुछ देर बाद जाकर एहसास हुआ तो अंबर ने विराज को रोक दिया। वीर नहीं, अंबर का इतना कहना था कि शौर्य की गुस्से भरी आंखें अंबर के चेहरे पर जा टिकी। उसे लगा कि अंबर उसको रोकेगी, उसके बारे में पूछेगी, पर उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। अंबर की बेरुखी ने शौर्य को अंदर तक हिलाकर रख दिया। शौर्य को गुस्से में देख मनन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और उसके कान में उसने कुछ कहा और उसे वहां से लेकर वह चला गया। उन लोगों के जाने के बाद आकाश भी पार्किंग से गाड़ी लेने चला गया, मगर उनके वहां से निकलने से पहले आकाश के कुछ फैंस ने उसे वहां देख और फिर क्या था उन लोगों ने ऐसा उलझाया कि वहां से निकलना मुश्किल हो गया। अंबर करीब रात के 12 बजे घर पहुंची। घर पहुंचने तक वही बुरी तरह थक चुकी थी। शौर्य और कियारा के ड्रामों की वजह से पूरी तरह उसका मूड ऑफ हो रखा था, ऊपर से सिर भी जोर से दर्द करने लग गया। अंबर ने पहुंचते ही सबसे पहले शावर लिया और चेंज कर वह किचन में आ गई।
किचन से एक कप ब्लैक कॉफ़ी बनाकर वह हर रोज की तरह अपने कमरे की बालकनी में आकर खड़ी हो गई। कॉफ़ी पीते पीते उसके जहन में शौर्य की कई बातें घूमने लग गई। उसने कितनी कोशिश की कि उसकी बातें उस पर असर ना करें, मगर खुद को उसके बारे में सोचने से रोक ही नहीं पाए। अंबर शौर्य के बारे में सोचकर गहरी सांस लेते हुए खुद से बड़बड़ा उठी। तुम आज भी नहीं बदले शौर्य, तुम आज भी वैसे ही हो ना। तुम्हें सालों पहले मुझ पर यकीन था ना आज। पता नहीं तुम क्यों बार बार मेरी जिंदगी में चले आते हो। जब भी मुझे एक पल के लिए सुकून मिलता है, अगले ही पल तुम उस सुकून भरी जिंदगी को तबाह करने चले आते हो। काश कि मुझे पता होता कि तुमसे प्यार करना मेरे लिए इतना बड़ा गुनाह बन जाएगा, तो मैं कभी भी ना करती शौर्य। अंबर हाथ में पकड़े फोन पर शौर्य की कॉल देख बड़बड़ा उठी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।